रेड सी को बना देंगे ग्रेवयार्ड। ये कहा है हाउदीज ने वार्निंग के तौर पर यूएस और 10 ऐसे नेशंस को जो यूएस के साथ मिलकर नेवल टास्क फोर्स बना रहे हैं हाउदीज के खिलाफ। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाउदीज है कौन, कहां है और आखिर ये इतना उतावले हो क्यों रखे हैं। अगर पूरे अरेबियन पेनिसुला को इस समय देखा जाए तो 3 भागों में हम उनको बड़े आराम से बांट सकते हैं। एक तरफ अलकायदा बुरी तरह परेशान कर रहा है अरेबियन पेनिसुला को और अपने आप को कहता है AQAP, अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला। दूसरी तरफ जैसे ही नजर पड़ती है ISIS का डर अभी भी बना हुआ है और ISIS का डर अगर आप समझने की कोशिश करें, ISIS आज का नहीं तब से ही परेशान कर रहा है सभी लोगों को और यहां पे अभी भी अपना पैठ बनाया हुआ है अच्छा खासा। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़े, एक नया भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आता हुआ दिख रहा है जिसको कह सकते हैं अंसार अल शरिया। ये तीनों ही मिलिटेंट ग्रुप पूरे अरेबियन पेनिसुला को जीने नहीं देंगे और अगर इनको पनपने दिया गया तो शायद ये पूरे धरती को भी तबाह करने में लग सकते हैं, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी कहीं पे भी है तो वो थ्रेट टू सिक्योरिटी हर जगह है। बात हो रही है यमन के बिल्कुल साउथ वेस्ट में। अगर आप देखेंगे तो इस जगह की बात हो रही है। यहां पे अगर आप देखें तो एक पोर्ट है जिसका नाम है एडन, वो इस तरफ आपका एक पोर्ट पड़ता है एडन। यहां पे इंपॉर्टेंस अगर आप इसका समझें तो रेड सी और गल्फ को एडन जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बब एल मंडेब स्ट्रेट है। और यहां पे अगर हम आपको एक फैक्ट देना चाहे तो 12% तक ग्लोबल ट्रेड पास होता है रेड सी से, 30% तक ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक पास होता है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ऑयल पास हो रहा होता है इस एरिया से। ये पूरा ऑयल रिच एरिया है और अगर किसी को भी ट्रेड करना होता है तो वो यहां से जरूर गुजरेगा। एक रास्ता पर्शियन गल्फ से भी मिलता है पर ये सीधा रास्ता फायदे में ये है क्योंकि यहाँ पे सुएज कैनाल मिल जाता है और मेडिटेरेनियन सी से पानी का रास्ता पकड़ते हुए ही लोग अरेबियन सी में आ जाते हैं। अगर पर्शियन गल्फ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है आपको थोड़ा लैंड का यूज करना पड़ेगा जो महंगा पड़ता है और उसी पानी के ट्रेड को या मैरीटाइम ट्रेड को यूज करते हुए अच्छा खासा ट्रैफिक बनता है रेड सी से गल्फ ऑफ एडन, वाइस वर्सा। यूएस ने अनाउंस किया 10 नेशन का कोएलिशन ताकि हाउदीज को चुप करा सकें। हाउदीज यमन के, अगर आपको थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा कहां पे हैं हाउदीज, ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट है यमन का। यहां पे आपके हाउदीज बढ़ते जा रहे हैं और इन्होंने कसम खा रखी है कि इस एरिया में ड्रोन से हमला करते रहेंगे, मिसाइल से हमला करते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। और अभी हाल ही में उन्होंने 2 शिप को पकड़ा और 2 शिप को पकड़कर उनको डाइवर्ट करवा दिया। ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो ड्रोन से हमले करते आए हैं। पर इनको रोकने के लिए अब जैसे ही यूएस ने 10 कंट्री का एक संगठन बनाया, इन्होंने बोला कि इस पूरी एरिया को ग्रेवयार्ड बना देंगे। ये हाउदीज का चैलेंज आया है। 10 कंट्रियों में अगर आप देखें तो बहरीन है, आप देखेंगे थोड़ा सा यूरोप में जाएंगे तो इटली है, स्पेन है, यूके है, यूएस बैठा ही हुआ है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस है, कनाडा यूएस के ठीक ऊपर, सेशल्स है, नॉर्वे है। इन सब देशों ने बनाया कि अब हमें इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले की बात है, हाउदीज रिबेल ने ही यूएई पे भी हमला किया था। तो अब समझना ये जरूरी है कि हाउदीज आखिर हैं कौन और आखिर ये क्यों इतना उत्पात मचाने में लगे हुए हैं। आखिर ये एच है क्या, समझते हैं आइए इसको। आप इस यमन के पार्ट को देख रहे होंगे, ये अरेबियन पेनिनसुला का यमन कंट्री है और ये रहा एडन का पोर्ट, ये है आपका बब अल मंडेब का स्ट्रेट, ये है रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन जिसको जोड़ता है बब अल मंडेब। पॉइंट ये है कि ये वाला पॉइंट आपका जितना दिख रहा है येलो में, इट इज ऑल अंडर हाउदीज रिबेल नाउ। ये सब हाउदीज रिबेल के अंडर में आ चुका है। हाउदीज के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, समझिएगा। पूरा अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला 2010 और 11 के आसपास गुजर रहा था एक रेवोल्यूशन के दौर से, जिसको कहा जाता है, बहुत सारे कलर दिए गए इसके, ट्यूलिप रेवोल्यूशन दिया गया, ऑरेंज रेवोल्यूशन दिया गया और इन सब का एक जो अम्ब्रेला टर्म था वो था अरब स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग आने वाली है अरब में। जो लोग मोनार्की चलाते थे, जो लोग ऑटोक्रेसी चलाते थे, उनको उखाड़ के फेंक देंगे और डेमोक्रेसी लाएंगे। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने लगे थे हर जगह। यमन में भी यही हुआ। जनवरी की बात है 2011 की, यमन में भी प्रोटेस्ट चालू हो चुके थे। प्रेसिडेंट उस समय के हुआ करते थे अली अब्दुल्ला सलेह और इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मुझसे संभल नहीं पा रहा है, मैं अपना पावर दे देता हूं हादी को। 2011 के एंड तक हादी बन चुके थे वहां के प्रेसिडेंट और
2012 की बात है, बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया एंड अदर गल्फ स्टेट्स, हादी ऑफिशियली टेक्स चार्ज एज द यमन प्रेसिडेंट। तो यमन के प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं? हादी बन जाते हैं। प्रेसिडेंट हादी आते ही त्याग कर देते हैं अपना कैबिनेट को, और अब लोगों को पता चल चुका था, 3 साल निकल चुके थे। तो जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्हीं में प्रोटेस्टरों में ही देखा गया कि आईएसआईएस के और बाकी लोग जुड़ गए, जिनका नाम धीरे धीरे हाउदीज पलता है। हालांकि इसका और भी इतिहास है जो फिलहाल हमें नहीं जानना है। यहाँ ब्रदरहुड का भी एक पार्टी का कॉन्सेप्ट आता है, पर हमें वो नहीं जानना है। हाउदीज यहाँ पे अब धीरे धीरे और अपना पावर बनाते जाते हैं, और सितंबर 2014 की बात है कि हादी अब धीरे धीरे यमन के नॉर्दर्न पार्ट को कब्जा करने लगेंगे। हाउदीज कब्जा करने लगेंगे नॉर्दर्न पार्ट को। हाउदीज अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंशियल काउंसिल टू रिप्लेस हादी हु फ्लीज टू सदर्न सिटी ऑफ एडेन। अब यहां से पता चलेगा कि हादी साहब भाग गए हैं और हाउदीज वहां पे पूरा उसका कब्जा कर लेते हैं, और सऊदी लेड कोएलिशन है जो कि वापस से हाउदी के अगेंस्ट जाएगा और हादी को रीइंस्टेट करने के लिए आएगा, पर हादी भगौड़े ही साबित होते जाते हैं। सले फॉर्मली अनाउंसेस एन अलायंस विद द हाउदी फाइटर्स अगेंस्ट द सऊदी लेड कोएलिशन। अब लोगों को पसंद नहीं है कि सऊदी अरेबिया क्यों मदद कर रहा है। इसके खिलाफ सलेह ने अपना एक खुद का एक अलायंस बनाया हाउदी के साथ मिलकर। अनस्पॉन्सर्ड टॉक्स बिटवीन सलेह हाउदी अलायंस एंड सऊदी बैक्ड यमनी गवर्नमेंट बिगिन इन कुवैत इन 2016, पर यह सब धीरे धीरे खत्म हो गया। सलेह was killed in Sana'a amid fierce clashes between his supporters and the Houthis following Saleh's decision to break alliance with the rebels and reach out to Saudi-led coalition। तो सलेह ने जब इनको धोखा दिया हाउदीज को, जो खुद ही इनके साथ बात करते थे, और सलेह का पता चला कि वो सऊदी अरेबिया के साथ मिल गए हैं, तो सलेह को मार भी दिया गया था। फिलहाल हालत ये है कि पूरा पार्ट आपका हाउदीज से भर चुका है। अब हाउदीज हैं कौन, ये भी समझना पड़ेगा। अगर इसकी एक छोटी सी कहानी हम आपको देना चाहें तो देखिएगा, जनवरी का समय चल रहा था, अरब स्प्रिंग आपका होता है 2011, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाउदीज का अपराइजिंग चालू हो जाता है। फरवरी में आपका हादी प्रेसिडेंट बन जाएंगे और हटा दिया जाएगा सलेह साहब को। यमन का सिविल वॉर अब और इंटेंसिफाई होने जा रहा था अगले 3-4 साल के लिए। हाउदीज यमन की कैपिटल सना को सीज कर लेंगे और प्रेसिडेंट हादी का आउस्टर कर देंगे। AQAP जो कि आपका अरेबियन पेनिनसुला में अलकायदा है, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और अटैक आपका हाउदीज पर बढ़ा देगा। 15 की बात है, सऊदी UAE कोलिशन में उतरा और बोला कि ठीक है, हाउदीज के खिलाफ ही हम करते रहेंगे अपना ऑपरेशन को, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि हाउदीज रहें। ओबामा ऑथराइजेज US मिलिट्री सपोर्ट टू प्लेकेट सऊदी अरेबिया इन द वेक ऑफ JCPOA, क्योंकि ईरान के खिलाफ, ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के हमेशा खिलाफ थे, और यूएस सऊदी अरेबिया की तरफ हमेशा टेंट रहता था, तो इसीलिए यूएस ने सऊदी अरेबिया की बहुत मदद की। धीरे धीरे हमें यह भी पता चला, जैसे ट्रंप आए और जो बाइडेन आए, वैसे ही यूएस ने अपने फोर्सेस सऊदी अरेबिया से, जो कि यमन में एक वॉर चल रहा था, या सऊदी अरेबिया यमन को जो दबा रहा था, उससे अपने फोर्स को वापस बुला लेते हैं। धीरे धीरे पता यही चलता है कि अब वो पूरा रीजन जो है वो हाउदीज के अंडर में आ चुका है। मतलब ये नॉर्थ वाला पूरा रीजन हाउदीज के अंडर में आ चुका है, और पूरे लोग अभी इस समय इस क्लैश से परेशान चल रहे हैं। मौका तो तब मिला जब एक चीज और पता चलती है कि ईरान के पास 3H हैं। एक का नाम है हमास, एक का नाम है हिजबुल्ला, और एक का नाम है हाउदी। ये सब ईरान बैक्ड है। ईरान, अगर आप थोड़ा सा इसको समझना चाहें तो एक बहुत बड़ा फर्क है। ईरान में आप देख सकते हैं शिया मुस्लिम्स हैं, और सऊदी अरेबिया में आप देख सकते हैं सुन्नी मुस्लिम्स हैं। अब ईरान हमेशा शिया को बैक करेगा, ईरान हमेशा सुन्नी को बैक करेंगे। आप यमन में देखेंगे, यमन में लगभग आपको दिख जाएंगे ठीक ठाक तरीके से अपने सुन्नी भी रहते हैं और शिया भी हैं। अब इस एरिया में क्या हुआ कि जब हाउदीज हुए तो हाउदीज को ईरान ने बैक किया, क्योंकि ये शिया थे, इनको बैक किया। अब सऊदी अरेबिया तो यमन का साथ देगा क्योंकि वो सुन्नी है, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया ने यमन के लिए, यमन को बचाने के लिए हाउदीज के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। यही बात तीनों जगह देखने को मिलती है, हमास हो, हिजबुल्ला हो, या फिर हो हाउदीज। ये तीनों ही बहुत सक्रिय हो गए। अचानक से सक्रिय होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी मिला, वो है इजराइल और गाजा के बीच में जो अभी चल रहा है, या इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है। जैसे ही इजराइल ने हमास पर वॉर चालू कर दिया, हमास बिल्कुल प्लेकेट हो गया, इधर उधर फेंका गया, और आज इजराइल को एक बदला लेने के लिए, एक चुनौती देने के लिए 3H सामने आए। हमास जो कि गाजा में ही था, हाउदी आप यमन में देख सकते हैं, हिजबुल्ला जो कि लेबनान में अपना ठीक ठाक मौजूदगी बनाया हुआ है, और ये तीनों ही लगे हुए हैं ताकि ये दबा सके सऊदी अरेबिया को भी, और दबा सके उस हर वेस्टर्न फोर्स को जो ये चाहते हैं ईरान बैठे बैठे। फिलहाल मतलब ये भी है समझने का कि भारत इन सब में कहाँ है। वैसे तो भारत इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है, पर जहाँ बात आती है पीस की,
इंटरनल सिक्योरिटी की और मैरीटाइम सिक्योरिटी की भारत हमेशा वहां सक्रिय रहेगा। भारत ने 2 डिस्ट्रॉयर बिना किसी को बोले और बहुत आराम के तरीके से एडन के कोस्ट पर 2 डिस्ट्रॉयर लगा दिए हैं। एक का नाम है आईएनएस कोची और एक का नाम है आईएनएस कोलकाता, और ये वहां पेट्रोल कर रहे हैं हाई सीज में, क्योंकि हमारा भी एक बहुत बड़ा ऑयल का ट्रेड कंटेनर्स वहां से गुजरते रहते हैं और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो फिलहाल कहानी ये बनती है कि ये हाउदीज को जितना बढ़ावा दिया जाएगा, यमन और पूरा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन उतना ही परेशान रहेगा। हाउदीज की हदें पार तब हो चुकी थी जब उसने यूएई पे हमला किया। आज वो ड्रोन से सारे कमर्शियल शिप्स पे हमला करता है, और ये इसलिए इतना उग्र हो गया है क्योंकि इसको लगता है कि मुझे इजराइल से लेना है बदला, और इजराइल से इसलिए बदला लेना है क्योंकि उसने हमास पर एक बहुत बड़ा एक रिप्लाई दिया हमास को, क्योंकि रिप्लाई हमास को ही मिलना था। हमास ने ही इजराइल पे चालू किया था पहले वार करना, इसीलिए शायद इसने बहुत अंदर घुस के हमास को खत्म करने की कोशिश की है, जिसका बदला हाउदीज ले रहे हैं, हिजबुल्लाह अपने तरीके से ले रहा है, और फिलहाल हमास भागते फिर रहा है। तो ये कहानी थी, और इसमें हम लोग का जो रिश्ता वो इतना है कि भारत भी इस 10 के अलायंस में तो नहीं है, पर भारत ने अपने डिस्ट्रॉयर जरूर भेजे हैं ताकि अपनी शिप्स को, अपनी चीज़ों को ठीक से बचा सके और वहां से निकाल सके। आज के लिए बस इतना ही, और ज़रूर नीचे कमेंट करके एक चीज़ बताइएगा कि क्या रेड सी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है या नहीं करता है। आपका जवाब अपेक्षित रहेगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। आपको बता दें हमारा एक ऑफर आ रहा है जहाँ पे यू कैन सेव अप टू 50% प्लस 12 मंथ का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिल सकता है ऑन सब्सक्रिप्शन। टारगेट 2024 है या टारगेट 2025 है, आपको देख सकते हैं कितना फर्क मिल रहा है। 6 मंथ्स में 25262 में मिल जाएगा, 18 मंथ्स का 47450 में मिल जाएगा। 23 तारीख तक ये ऑफर चलेगा। CMC कोड है जिसको आप यूज करके ले सकते हैं। जैसा कि बैच आपका 23 से ही चालू होने वाला है, इंग्लिश मॉड्यूल रहेगा ये पूरा, और साथ ही में लक्ष्य बैच है जो हिंदी में आपका चालू होने वाला है, और ये दिसंबर 30 से होगा। हमारा मॉक इंटरव्यू के सेशंस चालू होने वाले हैं, तो अपना डैफ जो भी आसपास हैं आपके जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनका डैफ आप कृपया करके बोल दें कि सबमिट कर दें, और EMI फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।